अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर के बीच अब नया खेल शुरू। चाइना चुपचाप ईरान को खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी में, अमेरिका के फूले हाथ पांव। उधर इजरायल ने फिलिस्तीन की जमीन पर 30 यहूदी बस्तियां बसाने का किया फैसला तो 27 यूरोपीय देशों का संगठन भड़क उठे। 57 मुस्लिम देश ओआईसी भी आग बबूला। और इसी बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का बड़ा हमला, इजरायल के फैसले की तुलना हिटलर से कर दी। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे सीज फायर और इस्लामाबाद में हो रही बातचीत के बीच अब एक नई बड़ी जानकारी सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि चाइना आने वाले कुछ हफ्तों में ईरान को नए एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी कर रहा है। ये खबर ऐसे समय आई है जब डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने चीन दौरे पर जाने वाले हैं। ऐसे में इससे अमेरिका चीन के रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। सबसे खास बात यह है कि चीन ने खुद इस युद्ध विराम में मध्यस्थी की भूमिका निभाने की बात कही थी, लेकिन अब उसी पर ईरान को हथियार देने का आरोप लग रहा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इस सीज फायर का फायदा उठाकर अपनी सैन्य ताकत को फिर से मजबूत करने में लगा हुआ है। इसमें कुछ विदेशी देश उसकी मदद कर सकते हैं और ऐसा भी कहा जा रहा है कि चीन इन हथियारों को सीधे नहीं बल्कि तीसरे देशों के जरिए भेज सकता है ताकि असली सुर से छिपा रहे और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचा जा सके। सूत्रों के अनुसार जिन हथियारों की बात हो रही है वह है मैन पैड्स, यानी कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ये ऐसे हथियार होते हैं जिन्हें एक या दो सैनिक आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और ये खास तौर पर कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लड़ाकू विमानों के लिए बड़ा खतरा माने जाते हैं। हालिया युद्ध में भी ऐसे सिस्टम ने अमेरिकी विमानों के लिए मुश्किलें खड़ी की थी। करीब 5 हफ्तों तक चले इस संघर्ष में इन हथियारों ने कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों को टारगेट करके बड़ा खतरा पैदा किया था और मार गिराया था। अगर आने वाले समय में यह सीज फायर टूटता है तो यही खतरा फिर से सामने आ सकता है। इस बीच दूसरी तरफ अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट यह भी कहती है कि भारी हमलों के बावजूद ईरान की ताकत पूरी तरह खत्म नहीं हुई। उसके कई मिसाइल सिस्टम भले ही तबाह या कमजोर हो गए हो, लेकिन बड़ी संख्या में लॉन्चिंग सिस्टम अब भी मौजूद है, खासकर जो जमीन के नीचे छिपे हुए हैं। हालांकि पहले पीट हेगसेथ ने दावा किया था कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन नई खुफिया रिपोर्ट इससे अलग तस्वीर दिखा रही है। इसमें कहा गया है कि ईरान की ताकत कमजोर जरूर हुई है लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई। रिपोर्ट के अनुसार ईरान के करीब आधे मिसाइल लॉन्चर सिस्टम या तो नष्ट हो चुके हैं या नुकसान में हैं, लेकिन बाकी सिस्टम को ठीक करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा उसके पास अब भी हजारों शॉर्ट और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है जो जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल हो सकते हैं। ड्रोन के मामले में जरूर ईरान को नुकसान हुआ है और उसकी क्षमता लगभग 50% तक कम हो गई है, लेकिन फिर भी वो इसे दोबारा बढ़ाने की कोशिश कर सकता है, खासकर अगर उसे चीन या रशिया जैसे देशों का सहयोग मिलता है। वहीं दूसरी तरफ चीन ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। वाशिंगटन में मौजूद चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने साफ कहा है कि चीन ने कभी भी इस संघर्ष में किसी भी पक्ष को हथियार नहीं दिए और ये सारी बातें गलत और बेबुनियाद है। उन्होंने अमेरिका से भी अपील की है कि बिना सबूत के ऐसे आरोप ना लगाए जाएं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजरायल ने हाल ही में फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में 30 से ज्यादा नई बस्तियां अवैध तरीके से बसाने का फैसला किया है, जिस पर यूरोपीय यूनियन EU ने इजरायल के अवैध विस्तार की निंदा की। शुक्रवार 10 अप्रैल को जारी एक ऑफिशियली बयान में EU ने इस विस्तार को अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन और 2 स्टेट सॉल्यूशन के लंबे समय से चले आ रहे लक्ष्य के लिए सीधा खतरा बताया। यूरोपीय यूनियन EU ने अपने बयान में कहा, कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 30 से ज्यादा नई बस्तियां बसाने का इजरायल का हालिया फैसला अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध है और ये शांति और 2 स्टेट सॉल्यूशन की संभावनाओं को गंभीर रूप से कमजोर करता है। बयान में आगे कहा गया, यूरोपीय संघ वेस्ट बैंक, जिसमें पूर्वी यरूशलेम भी शामिल है, उनमें अपनी मौजूदगी बढ़ाने के इजरायल के एक तरफा कदमों की कड़ी निंदा करता है।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की 19 जुलाई 2024 की सलाहकार राय में इन कदमों को गैर कानूनी घोषित किया गया था। ईयू इजरायल सरकार से आग्रह करता है कि वो इन फैसलों को वापस ले, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करे और कब्जे वाले इलाकों की फिलिस्तीनी आबादी की रक्षा करे। उन्होंने कहा कि हम फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ बसने वालों की लगातार बढ़ती हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि यूरोपियन यूनियन एक बार फिर दो राष्ट्र समाधान के अपने रुख पर कायम है, यानी एक ऐसा समाधान जिसमें इजरायल और फिलिस्तीन दोनों अलग अलग देश के रूप में मौजूद हो और शांति से साथ रहे। उन्होंने कहा कि ये शांति किसी एक तरफा फैसले से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत होनी चाहिए, खासकर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव के अनुसार। इस बीच अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी ने शुक्रवार को कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 34 नई बस्तियों को मंजूरी देने के इजरायल के फैसले की निंदा की और कहा कि यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इजरायली अधिकार समूह पीस नाउ ने गुरुवार देर रात बताया कि सरकार ने अप्रैल की शुरुआत में यह फैसला गुपचुप तरीके से लिया था। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति कार्यालय ने इस योजना की निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन बताया। अल जजीरा के मुताबिक इजरायल सरकार की ओर से इस पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई। रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को जिन 34 बस्तियों को मंजूरी दी गई है, ये 34 बस्तियां उन 68 बस्तियों से अलग है जिन्हें पहले ही मंजूरी मिल चुकी जब से बेंजामिन नेतन्याहू की दक्षिणपंथी सरकार 2022 में सत्ता में आई है। और इसी के साथ दोस्तों तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इजरायली संसद का यह फैसला कि फिलिस्तीनी कैदियों को मौत की सजा दी जाए, ये हिटलर की यहूदियों के खिलाफ नीतियों से कोई अलग नहीं है। उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है वो साफ तौर पर भेदभाव और नस्लवाद है। उनके मुताबिक ये तो उस अपार्थाइड सिस्टम से भी खराब है जो साउथ अफ्रीका में 1994 में खत्म हुआ था। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या हिटलर द्वारा यहूदियों के साथ की गई नीतियों और आज इजरायल के इस फैसले में कोई असली फर्क है? उनके अनुसार ये सब फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ दमन, अत्याचार और राजनीतिक हत्याओं की नई शक्ल है। एर्दोगान ने यह भी कहा कि सिर्फ फिलिस्तीनियों के लिए मौत की सजा लागू करना अपार्थाइड है और इससे कानून खुद एक नस्लवादी हथियार बन जाता है। उन्होंने आगे कहा कि मध्य पूर्व, जिसमें तुर्की भी शामिल है, पिछले कुछ सालों से लगातार युद्ध और टकराव का सामना कर रहा है। एक संघर्ष खत्म भी नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है और इसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं और बच्चों पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि गाजा में मारे गए 72,000 से ज्यादा लोगों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इसी तरह सीरिया के लंबे गृह युद्ध में भी सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों, खासकर महिलाओं और बच्चों को हुआ। एर्दोगान ने ईरान और लेबनान का जिक्र करते हुए कहा कि वहां भी हमलों में सबसे पहले और सबसे ज्यादा आम नागरिक ही मारे गए। उन्होंने कहा कि ईरान के मिनाब इलाके में एक स्कूल पर हमले में 165 से ज्यादा बच्चों की जान चली गई। उन्होंने ये भी कहा कि लेबनान में हालात बेहद खराब है, जहां लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े और हजारों लोग मारे गए या घायल हुए। यहां तक कि सीज फायर के दिन भी सैकड़ों लोगों की मौत हुई। अंत में एर्दोगान ने आरोप लगाया कि यह पूरा घटनाक्रम एक खूनी और नफरत से भरा सिस्टम बन चुका है जो लगातार मासूम बच्चों और महिलाओं को निशाना बना रहा है।